जो आज टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक एक बार मैं रन कर देता हूँ। जो मेन इश्यूज है जो हम हमेशा लेते हैं सप्ताह भर के, इस सप्ताह के अंदर जो घटनाएं हुई उसमें से हम लोग जो टॉपिक लिए हैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, राज्यसभा के अंदर जो हंगामा हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फार्मर्स किसानों को लेकर जो बातचीत हुई संसद भवन में और उसके बाद जो भी हंगामे हुए, भारत बंद की बात हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रदीप भंडारी एक जो जर्नलिस्ट है रिपब्लिक न्यूज़ के, उनके ऊपर काफ़ी गंदे तरीके से हमला किया गया, मारपीट की गई मुंबई में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और लास्ट में देश काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा है, हम लोग नागरिक की कुछ न कुछ परेशानियों का सामना उठा रहे हैं। तो राहु केतु का स्थान में परिवर्तन हुआ है, शनि जो अभी वक्री है उनका भी 21 तारीख को बदलाव आएगा ये महीने में, तो इसके साथ हम आइए आज का एपिसोड खत्म होएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के अंदर जो हंगामा हुआ, जिस तरह से विपक्ष के सांसदों ने, लॉ मेकर्स ने मारपीट करी, माइक्रोफोन तोड़ दिया सभापति जी का, ये काफी अभद्र व्यवहार है। और इसके बारे में विपुल जी ने काफी इस टाइप की चीजें देखी है, उनको लोगों से बातचीत हुई है, उनसे इसके बारे में कुछ उनका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा मैं। रॉबिन, ये जो भी राज्यसभा में हुआ है ये आई थिंक एक बहुत ही निंदनीय एक्ट हुआ है। स्पेशली जो सभापति थे, उपसभापति थे, उन तक जो एमपीज पहुंचे, ये बहुत निंदनीय है और भारत की छवि को बहुत खराब करता है। एक तरफ हम डेमोक्रेसी को लीड करने वाले मानते हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम दुनिया भर में डेमोक्रेसी को के पायनियर्स हैं, हम उसके लीडर्स हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरह का एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि टाइम अभी आ गया है कि चूंकि जिस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, गुंडे भी हैं, बदमाश भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, मर्डरर्स भी हैं, तो इस तरह के जो लोग जब राजनीति में आएंगे तो इस तरह की घटना होना स्वाभाविक है। तो आई थिंक इसको देखते हुए जहाँ चुनावी रिफॉर्म्स पे बड़ी काफी बहस चल रही है और ये सरकार ने काफी रिफॉर्म किए भी हैं, मैं समझता हूँ समय आ गया है कि वो जो मॉन्यूमेंटल पनिशमेंट होते थे कि भाई ठीक है 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया या सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया, वो एक इतना बड़ा स्टिंकर होता था एमपी के ऊपर कि वो बहुत शर्मिंदा होता था। तो उस तरह के लोग जो थे जिनके एथिक्स होते थे, जिनका एक पर्सनालिटी होता था, एक कैरेक्टर होता था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी और वो उसके बाद बहुत सहज हो जाते थे और वास्तव में अपने उनके कंडक्ट में करेक्शन आता था। पर अभी जो जनरेशन आई है सांसदों की, वो बिल्कुल बेशर्म लोग हैं, उनका बैकग्राउंड भी सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नियमों में चेंज लाना जरूरी है कि अगर इस तरह के नियम आते हैं तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, चाहे वो उनके संसदीय सदस्य कैंसिल हो और उनके ऊपर बार किया जाए, डीबार किया जाए उनको इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल आप जनता के सामने लीडर के रूप में सेट नहीं कर सकते। तो एक बहुत सीरियस मामला है जो कि बहुत सीरियस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राज्यसभा जो चेयरपर्सन है और लोकसभा अध्यक्ष एवं सरकार इस एग्जाम्पल को लेके कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स के बारे में जरूर सोचेगी। इसमें ना कुछ महीनों पहले आपको ध्यान होगा एक पीआईएल फाइल की गई थी उच्चतम न्यायालय के अंदर। अश्विनी उपाध्याय जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, तो वो पीआईएल की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एक बात को आगे बढ़ाया, तो उसके अंतर्गत उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि आप 1 हफ्ते के अंदर कुछ ठोस ऐसे प्रोसेस बनाए, जिन्होंने पीआईएल फाइल करी थी अश्विनी उपाध्याय उनके साथ, और हमारे को बताएं। तो उसका वो टाइम पे मैंने अपने कुछ विचार व्यक्त करे थे एक आर्टिकल के माध्यम से अश्विनी उपाध्याय और इलेक्शन कमीशन के साथ। उसमें 2-3 चीजें जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, जिसके बारे में देश को भी जानना चाहिए और आपके भी व्यू पॉइंट में कुछ जानना चाहूंगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वो जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन अगर हम उसको कैसे खत्म करना चाहें तो वो खत्म करने का हमेशा लोग बोलते हैं कि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उन लोग को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आदमी क्रिमिनल बन ही गया
उसको फिर आप टिकट देने से कैसे रोक सकते हो? तो उसका जो एंट्री पॉइंट है, जब वो आपकी सदस्यता लेता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो सदस्यता लेता है तभी से सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिंक्ड रहना चाहिए कि भाई आपने जिसको सदस्यता दी वो शख्स का, वो नागरिक का बैकग्राउंड क्या है। अगर उसके अगेंस्ट में एक भी केस है, पासपोर्ट का कैसा होता है पुलिस वेरिफिकेशन, तो जो एंट्री पॉइंट है वहीं पे उसको रोक दिया जाए तो काफी हद तक ये गंदगी रोकी जा सकती है। ये रोबिन, मैं समझता हूँ कि बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि जो जो ये लोग क्रिमिनल लोग हैं, ये अकेले नहीं है, ये बाहुबली होते हैं और इनके पीछे एक क्रिमिनल्स का पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इनके जो सपोर्टर होते हैं वो भी छोटे क्रिमिनल्स होते हैं और इसी तरह इन लोगों के पास पावर आती है और ये लोग फिर वोट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इनका एंट्री पॉइंट ही अगर ब्लॉक कर दिया जाए, ओके, मैं तो बोलता हूँ कि इनका वोटिंग राइट भी खत्म कर देना चाहिए, इनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। ओके, जब आप ये सब शुरू करोगे तो जब पेट पे लात पड़ेगी तो अपने आप लोग लाइन पर आएंगे। ओके, तो मैं समझता हूँ कि वो एक सरकार को सोचना चाहिए। और दूसरा जो अभी सरकार ने प्रपोजल डाला है कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग और एनसीसी ट्रेनिंग वगैरह, उससे भी काफी फर्क आएगा। जिस तरह कि आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए या आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, न्यूजीलैंड में जाइए, तो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अफ्रीका में जाइए तो वहाँ पे कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है विच इज कॉल्ड नेशनल ऑब्लिगेशन, कि आप इस देश में पैदा हुए हैं तो यू हैव ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स कंट्री कि आप कंट्री की सेवा करें। और समझते हैं कि देश की सेवा जो है पॉलिटिक्स के थ्रू बेस्ट तरीके से हो सकती है। तो जब तक आप मिलिट्री सर्विस नहीं करते हैं, ना आपको लोन मिलेगा, ना आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, आप कुछ भी क्वालिफाई कर लो, आप बिना 3 साल से 5 साल का वो रेंज है कंट्रीज में, जब तक आप वो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करेंगे और एक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आएगी, ना आपको लोन मिलेगा, ना आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के जब कानून देश में आएंगे, मैं समझता हूँ कि काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। मैं एक और मेरे को बात ऐड करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले नेटवर्क 18 का एक इंटरव्यू था, प्रधानमंत्री जी का लिया था, आई थिंक 2015 या 16 की बात है। तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं समय आएगा तो उच्चतम न्यायालय को बोलूंगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे बीजेपी की क्यों ना हो, जिस किसी लॉ मेकर के अगेंस्ट में कोई भी करप्शन या केसेस है किसी भी तरह के, तो वो उनको बोलेंगे कि भाई उच्चतम न्यायालय को कि आप समयबद्ध तरीके से उनकी इंक्वायरी करके एक बार के लिए हमेशा फैसला कर लें। एक ये उन्होंने बात बोली थी जिसका मेरे को इंतजार है कि वो चर्चा भी अगर शुरू हो जाती है और वो रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिशियली एज प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप ये प्रोसेस चालू करिए, तो सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा जो है, इलेक्शन के पहले प्रचार में उन्होंने एक बात कई जगह बोली थी कि जो भी करप्शन वाले केसेस है उनको दरवाजे तक लेके आ गए हैं, चौखट तक, अगले टर्म में, सेकंड टर्म में उनको अंदर पहुंचाएंगे। तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे होंगे जो हमारे नॉलेज में नहीं, बट डेफिनेटली ये भी जो है एक मेरे को ध्यान है कि अगर वो ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर देते हैं उच्चतम न्यायालय को तो मामला बहुत आसान हो सकता है। और इस तरह की जो हरकतें जो संसद भवन में की है, ये तो शायद कभी नहीं हो सकती है सर। उसमें ऐसा है कि आई थिंक आपने देखा होगा पिछले आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने जो है सरकार से रिपोर्ट मांगी है, और आई थिंक हाईकोर्ट को भी लिखा है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं पॉलिटिशियन के खिलाफ, उसके बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। और मैं समझता हूँ उच्चतम न्यायालय सो मोटो उसके बाद कुछ एक्शन लेने वाला है और या कुछ गाइडलाइंस इशू करने वाला है, तो वो मामला उठ रहा है। पर हाँ, ज्यादा सवाल है मोदी जी का दूसरा जो उनका प्रॉमिस था कि भाई उनको चौखट पे ले आया हूँ, अगले शासनकाल में, अगले टर्म में उनको जेल भेजा जाएगा। तो काफी चीजें मूव हो रही हैं गृह मंत्रालय के लेवल पर, और जिस तरह से सीलबंद तरीके से केस फाइल किए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, आई थिंक वो बहुत जरूरी, क्योंकि
हुआ कि आप देखिए 2G स्कैम, इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसके ऊपर सरकार बदल गई, सरकार गिर गई, लेकिन सब बंदों को, सारे क्रिमिनल्स को, सारे एक्यूज को बेल मिल गई। इसका मतलब केस फाइल जरूर हुआ पब्लिक प्रेशर की वजह से या अपोजिशन के प्रेशर की वजह से, बीजेपी इस समय अपोजिशन में थी, लेकिन उसको इस तरीके से उसकी चार्जशीट बनाई गई कि अल्टीमेटली उनको बेल मिल गई। इसका मतलब उसको सील बंद करके केस नहीं बनाया गया था। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये सरकार जो भी केस फाइल कर रही है उसको इतना सील बंद तरीके से कर रही है कि अक्यूज को बेल नहीं मिले और जो केस है वो कंक्लूजन पे पहुंचे, कन्विक्शन पे पहुंचे। अभी रिसेंटली एक केस था जिसमें आपने देखा होगा कि 2-3 डिपार्टमेंट्स को इसमें इंक्वायरी में इन्वॉल्व किया गया है, तो काफी इसके बारे में ह्यू एंड क्राई हुई, अरे डिपार्टमेंट क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो उसके पीछे कारण वही है कि ये सरकार चाहती है कि जब केस फाइल किया जाए, जब चार्जशीट फाइल किया जाए, तो एक फुल प्रूफ, एक सील बंद एविडेंस जो है सबमिट किया जाए, ताकि अक्यूज को ना तो बेल मिले और कन्विक्शन तक बात पहुंचे, चाहे उस समय कोई भी सरकार हो। क्योंकि जब आप केस रिपोर्ट कर रहे हो, फाइल कर रहे हो, उस समय अगर आपने एविडेंस दे दिया तो अगर सरकार चेंज भी होगी तो वो रिकॉर्ड पे है एंड नोबडी कैन सेव दिस पीपल। तो मैं समझता हूँ ये अप्रोच है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो मोदी जी ने बोला है वो बहुत अपने नियम के पक्के हैं और वादे के पक्के हैं, वो जरूर होगा। तो दूसरे इस हफ्ते के बाद पे चलते हैं, किसानों का जो चर्चा हुई बिल के बारे में संसद भवन में, उसके बाद भारत बंद करने की बात हुई और हम सब ने देखा किस तरह के प्रोटेस्ट हुए, वो सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स जिसके ऊपर आरटीओ का रजिस्टर नंबर प्लेट तक नहीं है, ऐसे ट्रैक्टर लेकर मालूम नहीं वो किराए के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, बट डेफिनेटली इस तरह के प्रोटेस्ट से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपके क्या? हमारा बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है रॉबिन। और अगर आपने मेरे ट्वीट पढ़े होंगे तो मैंने तो यहाँ तक लिखा था कि वो जो लोग उसमें प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनके चेहरों की जो चमक है वो दिखाती है कि उन्होंने फार्म जिंदगी कभी देखा नहीं है। अगर आप किसान हैं तो चेहरे पे इतनी चमक नहीं हो सकती भैया, चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, चमड़ी आपकी जल जाती है, ठीक है। सही बात। तो ये बहुत बढ़िया आपने ऑब्जर्वेशन किया है जो बिल्कुल मेरे विचार से मैच करता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सब जो है बिचौलिए के लोग हैं, क्योंकि इस बिल से अगर हिट किसी को हो रहा है तो कल बिचौलियों को हो रहा है, ठीक है। आप देखिए कि मतलब बेचारा किसान अपना फसल लेके पहुंचता है, ठीक है, तो उसका इतना कम भाव पे लोग लेते हैं कि भाई जो उसकी लागत है उसका भी 25% उसको नहीं मिल पाता है। कई केस में तो मतलब मैं देखा है कि मतलब वो बेचारा ही अगर उसको फसल बेचनी है तो जेब से पैसा देके फसल बेचनी पड़ती है, ओके, और वही फसल 50 पैसे के रेट पे लोग खरीदते हैं और हमें कंज्यूमर्स को 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए कुछ भी रेट में लोग बेचते हैं। हाँ, तो ये जो हिट इस बिल से होएगा ये बिचौलियों को, पॉलिटिशियंस को, लोकल गुंडों को, उनको हो रहा है। और ये उन लोगों के लोग हैं जो कुछ दिन के लिए आए हल्ला मचाने के लिए, उनको पता है जितने जब तक पैसा मिलेगा हम हल्ला मचाएंगे। और आप देखिए इसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई इतना विरोध नहीं है, कुछ ही स्टेट से जहां पर बड़े बिचौलिया हैं तो उन लोगों का ये प्रोटेस्ट है, किसानों का कोई प्रोटेस्ट नहीं है। तो इसलिए ये सब इस समय इफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया को इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कोई कवरेज नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये सब एक हंगामा है, अननेसेसरी हंगामा है। इनफैक्ट टाइम्स नाउ ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था जिसमें पंजाब के दो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, उसमें एक सज्जन जो है वो दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से कितनी जो गनी बैग जो बोरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, वो छोटी है या बड़े वजन की है, पर बोरी 2 रुपए से 5 रुपए वहां के एमएलए को मिलता है। एंड इट इज रनिंग इनटू कपल ऑफ लैक्स। महीने के हिसाब से देखेंगे तो करोड़ों रुपए का बिजनेस है। और कोई भी नहीं चाहेगा जो राजनीति में है, जिसके इतनी इनकम है, कि अचानक से एक दिन मोदी जी उठे और बिल वहां पे पास हो लोकसभा राज्यसभा में, और उनके देखते देखते उनके हाथ के नीचे सारे के सारी मलाई निकल जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जितनी भी जो मंडियां हैं, चाहे एपीएमसी की या नॉन एपीएमसी की जो मंडियां हैं, उसमें क्या होता है कि जिस भी गांव से किसान अपना माल लेके आता है तो उसकी अलग से पर्ची कटती है और वो पर्ची से जो पैसा इकट्ठा होता है, कैश में इकट्ठा होता है वो, और सीधा जो है उस एरिया का जो गून है, उस एरिया का जो कॉर्पोरेटर है, एमएलए है और वहां जो गुंडा है, उनका रेशियो बटा हुआ है कि जो पैसा कलेक्शन आएगा उतना हमें बढ़ जाएगा।
तो इतना सही इनका सिस्टम है कि वो बहुत ईमानदार सिस्टम है, वो कलेक्ट करके बाकायदा उनका बहुत पहुंचाता है और वो अपना राज करते रहते हैं। मतलब करप्शन में भी ईमानदारी है। देखो जहाँ बेईमानी में सबसे ज्यादा ईमानदारी वही होती है, ठीक है। ये एक सिस्टम है। आप देखिए जितने भी डिपार्टमेंट करप्शन के, मैंने काफी जगह देखा है और मुझे काफी नॉलेज इस बारे में। जैसे रेलवे में जितना करप्शन होता है, आप नहीं मानेंगे कि मतलब इतना सिस्टमेटिक है कि जो नीचे वाले बंदे पास जब पहुंच रहा है उसको पता भी नहीं कि किस बात का पैसा आ रहा है। उसके पास पता है हाँ कोई टेंडर ऑर्डर हुआ होगा, उसका मुझे कमीशन मुझे कट आ रहा है, यह तक हालत है, उसको पता ही नहीं है किस बात का पैसा आ रहा है। तो इतना मतलब ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। तो करप्शन इंडिया में जो बहुत सिस्टमेटिक हो चुका है। पंजाब में बादल क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं? क्योंकि पंजाब का जितना भी क्रॉप आता है बिना बादल की पर्ची कटे वो न फिक्की पर जा सकता है न किसी मंडी में जा सकता है, इतनी बड़ी इनकी इनकम है। महाराष्ट्र में पवार फैमिली 10,000 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम दिखाती है। कहां से आती है? वो इसी तरीके से आती है। तो जो जिनके दिल जल रहे हैं वो यही है, शरद पवार है, राजू शेट्टी है, बादल हैं, यही लोग हैं। इनफैक्ट इसमें सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, इसमें एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी चिप इन करना चाहिए एट सम स्टेज, मे बी अगला जो बजट आएगा उसके अंदर, कि जो भी एक हम लोग का जो ऑर्डिनरी जो टैक्स पेयर है, स्लैब के अंदर हम लोग टैक्स भरते हैं, तो ऐसे ही किसानों का भी होना चाहिए कि भाई आप एक सरकार फिक्स करे कि भाई 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ तो एक लिमिट तय करे कि ये लिमिट जैसी क्रॉस हुआ इसके बाद योर इनकम विल नॉट बी ट्रीटेड एज फार्मर। आपकी जो आय है वो किसान की हैसियत से नहीं ली जाएगी, एक नॉर्मल नागरिक की तरह ली जाएगी। एब्सोल्युटली। इस बारे में मैं भी लिख चुका हूँ वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। और अधिकतर पॉलिटिशियन जैसे चिदम्बरम ने अपनी इनकम दिखाई कि मैंने अपना टेरेस गार्डन पे गोभी उगा के मैंने इनकम कमाई, करोड़ों 50 करोड़ की इनकम। वीरभद्र सिंह 200 करोड़ की इनकम दिखाते हैं कि मैंने मेरे सेब के पेड़ है। आई मीन टोटल करप्शन मचा हुआ है। तो इसलिए मैंने भी लिखा था मोदी जी को और वित्त मंत्री को कि अब समय आ गया है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि भाई फार्मर्स को जो है प्रमोट करना चाहिए, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो आप एक लिमिट लेके आओ कि भाई हाँ इतनी लिमिट तक जो है जो आपकी इनकम है, फार्मिंग इनकम है, या आप उसको लैंड के बेस पे डिवाइड कर लो कि जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा लैंड है उन लोगों के पास उनको पर टैक्स नहीं लगेगा। तो एक जो आपका ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो पाएगा। वरना क्या हो रहा है कि जो छोटे किसान है वो तो टैक्सेबल इनकम में आती नहीं है। वैसे भी जो बड़ी मछलियां जो सबसे ज्यादा इससे पैसे कमाते हैं वो उसका बुरा फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, अभी इस सप्ताह की तीसरी इम्पोर्टेंट मुख्य न्यूज के ऊपर चलते हैं। प्रदीप भंडारी जो काफी जोशीले यंग रिपब्लिक के रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, और एसएसआर केस में काफी समय से मुंबई में खुद को उन्होंने पार करा हुआ है और रिपोर्टिंग कर रहे हैं अलग अलग जगह से, सब उनको जानते हैं। उनके ऊपर कुछ जर्नलिस्ट ने किसी बात से नाराज होकर हाथापाई शुरू कर दी। ये काफी अभद्र व्यवहार है और एज अ न्यूज पोर्टल हम उसका खंडन करते हैं। वी डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ वायलेंस। लेकिन इसके ऊपर एक मैं छोटा सा चर्चा भी करना चाहता हूँ गुरु जी आपके साथ। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, और इन लोग को किसी बात का खौफ नहीं है? तुम जर्नलिस्ट हो, किस बात के जर्नलिस्ट हो? सिर्फ इतना मानना है कि अगर किसी बात की आपको परेशानी है वो चैनल से या फिर उसके चैनल के जर्नलिस्ट से या उनके रिपोर्टिंग से, जो भी है, आप जो कानूनी दावपेच है उसको यूज करिए ना। बिल्कुल सही बोला रॉबिन। मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसका निंदा करता हूं कि जो प्रदीप भंडारी के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जरूरत है कि ये जो पत्रकार हैं उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गुंडे टाइप के लोग हैं, जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। वो समझते हैं सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। और ये सत्य है कि पुलिस भी काफी डरती है पत्रकारों से, कैमरा देख के। तो मैं समझता हूँ कि जहां भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है। अगर पत्रकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा एक्शन करना चाहिए। ये डर हर भारतीय नागरिक में होना चाहिए
कि लॉ एंड ऑर्डर से अबोव कोई नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जिस तरह पत्रकारिता भी, जिस तरह सारे प्रोफेशंस हैं धीरे धीरे समय के साथ बदले हैं, पत्रकारिता में भी तरीके चेंज हुए हैं। पहले लोग इनडायरेक्टली बोलते थे, बाद में डायरेक्टली बोलना शुरू हुआ। ओके, अभी ये है कि हर क्या होता है, हर आदमी चाहता है कि मैं दूसरे से डिफरेंट दिखूं, ठीक है। तो उसका अपना एक फिलोसफी है कि भाई मुझे किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह मेरी न्यूज को प्रेजेंट करना है, किस तरह मुझे रिपोर्टिंग करनी है। उस पर आप अगर आप उससे एग्री नहीं हो, ठीक है, आप एग्री मत हो, बट आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको असोल्ट नहीं कर सकते। आपकी जो अपनी फिलोसफी है, ओके, आप उस पर चलिए। ओके, यू कैन नॉट टेक ऑफेंसेस ऑन समबडी इफ समबडी इज डूइंग अ वेरी एग्रेसिव रिपोर्टिंग। तो जो प्रदीप भंडारी का जो तरीका है या रिपब्लिक का जो तरीका है, बहुत एग्रेसिव जर्नलिज्म का है, बहुत एग्रेसिव रिपोर्टिंग का है। इससे मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को थ्रेट हो गई है, और उसको फॉलो करते हुए मैं भी देख रहा हूँ कि बाकी चैनल भी धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहे हैं। ओके, पर मैं समझता हूँ कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वो हम कर नहीं पाएंगे या उनका चैनल अलाउ नहीं करेगा, तो वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। ये तो ओपन मार्केट है, आपको कम्पीट करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह के केस होते हैं तो पुलिस को और सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ऐसे पत्रकारों के खिलाफ जो कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और इसको मैं बोलूंगा कि जो प्रेस की फ्रीडम को ब्लॉक करना चाहते हैं। इस सप्ताह के लास्ट के चर्चा के ऊपर चलते हैं। राहु केतु का घर चेंज हुआ है, शनि महाराज का भी घर चेंज होने वाला है, अभी वक्री है। तो आप जाने माने एस्ट्रोलॉजर है और काफी समय आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वीकली कॉलम लिखा। ये श्रोता लोग जिनको नहीं मालूम उनको बताना चाहता हूँ, काफी समय तक उन्होंने लिखा, फिर समय की मांग ऐसी थी कि वो नहीं दे पाए टाइम्स ऑफ इंडिया को, और वो एसोसिएशन डिसकंटिन्यू, बट कंटिन्यूज टू रिमेन लीडिंग एस्ट्रोलॉजर। तो आपसे जानना चाहेंगे 2 पॉइंट। देश के ऊपर बहुत सारे संकट हैं, जैसे वॉर का एक थ्रेट है जो LAC LOC के ऊपर चालू है। ईस्ट और वेस्टर्न फ्रंट, दोनों फ्रंट की वॉर शायद एक साथ हो सकती है। दूसरा, कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा देश एक साथ। और तीसरा जो है, हम लोग का जो व्यक्तिगत है एज ए इंडिविजुअल, तो जितनी राशि है उनमें से किन राशि को एक मोटा मोटा एक तो नॉर्मली रॉबिन होता क्या है कि जो भी आपका लाइफ साइकिल चलती है, जिनमें जो घटनाएं होती है उसमें दशा भुक्ति का बड़ा रोल होता है। पर उसमें ट्रांजिट मूवमेंट जो होते हैं, जो ईयरली बेस पे या मंथली बेस पे सारे प्लान घूमते रहते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। तो उसका इम्पैक्ट नॉर्मली फुल एनर्जी अगर हम लगाते हैं, जैसे मेजरली एनर्जी बैलेंसिंग होता है गुरु शनि राहु और केतु का, तो अगर उनको हम कंसिडर करते हैं तो करीब 40 से 50% उसका वेरिएशन आता है। तो अभी जो है राहु और केतु जो कि साथ ही मूव करते हैं, उन्होंने अपनी राशि चेंज की 23 तारीख को, और राहु जो है अभी वृष राशि में आया और केतु जो है वृश्चिक राशि में आया। और उधर शनि जो काफी समय से वक्री चल रहे थे मकर राशि में, वो अभी मार्गी हो रहे हैं 29 तारीख को। तो ये तीनों प्लांट मिलके काफी बड़ा एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं। तो जो मुझे दिख रहा है कि राहु और केतु जो है बेसिकली जब तक अकेले हैं तो काफी पावरफुल रहते हैं और काफी अप्स एंड डाउन्स आपको दिखा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छे जगह बैठे हुए हैं या आपके गोचर में अगर उनकी स्थिति पॉजिटिव है तो आप काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो काफी बड़े झोल में डाल सकते हैं। ज्यादा सवाल है। और अगर ये लोग किसी और ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार उनकी एक्शंस होते हैं। शनि जो वक्री चल रहा है तो काफी चीजें डिले हो रही थी, आपको लग रहा हो बहुत सारी चीजें डिले हो रही हैं, डिलेड एक्शंस हो रहे हैं। और शनि जो है डिसिप्लिन के कारक है, पनिशमेंट देते हैं। जो भी आप गलत काम करोगे पनिश करेंगे आपको, अच्छा काम करोगे आपको अच्छा फल देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी समय आ गया है कि जितने भी केसेस हमें लग रहा है क्रिमिनल केसेस हैं, जितने भी हमारे सोशल इश्यूज हैं जिन पे हमें लग रहा है कि बहुत डिले हो गई है, समय आ गया है कि अब शनि उनको हिट करने वाला है। और चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे आप सुशांत राजपूत का केस ले लो, चाहे आप ड्रग का केस ले लो, या आप पॉलिटिशियन के खिलाफ जो केसेस हैं उनको आप ले लो, सब पे अभी कंक्लूसिव और डिसिसिव चीजें अभी शुरू होंगी।
30 सितंबर के बाद। और मैं समझता हूँ कि 21 दिसंबर आते आते बहुत चीजें मूव होना काफी फास्ट मूव हो जाएंगी। जहां तक सवाल है भारत चाइना या भारत पाकिस्तान के खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि नवंबर के मिड के आसपास भले छोटा हो लेकिन एक मिलिट्री ऑपरेशन जरूर होगा और वो एक कंक्लूसिव ऑपरेशन होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में कुछ हमें एक दो बड़ी हस्तियों का साथ भी छूटेगा। कुछ बड़ी हस्तियों की डेथ मैं देख रहा हूँ जो होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखते हैं राशि वाइज, तो राहु का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो वो होता है कर्क राशि के ऊपर, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला, धनु और मीन राशि। इनको पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग करियर में अपना देख रहे हैं कुछ चेंज या करियर में जिनको काफी वेट करना पड़ रहा है, उनके लिए काफी अच्छा होगा। जो लोग फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी या प्रॉपर्टी से सडनली इनकम हो जाएगी। और जहां तक सवाल है केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु और मीन राशि, इन लोगों को जो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जहां तक सवाल है शनि के रिजल्ट्स है, शनि के जो असर है वो धनु राशि वालों को काफी अच्छे मिलने वाले हैं या मकर राशि वालों को अच्छे मिलने वाले हैं, मीन राशि वालों को अच्छे मिलने वाले हैं। और अधिकतर लोगों को जो है रिलीफ मिलेगा, एक्सेप्ट जिन लोगों की पहली या दूसरी ढैया चल रही है शनि की महादशा की। और अल्टीमेटली आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, उसको देखकर ही आप फाइनल कंक्लूजन ले सकते हैं। काफी सारे जो ऐसे रिक्वेस्ट आए थे वो वीकली बेसिस पे लेने के थे सारे जो स्टार साइन है, तो इश्यू टाइम का है, तो उसके लिए मैं ऐसा सोचा कि सिर्फ मेजर इवेंट्स को हम लोग कवर करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो प्रॉब्लम मेरी टाइम से विंडो साथ भी थी। मैंने ऑलमोस्ट ओवर 7 years आई रोट फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, पर मैंने छोड़ा इसलिए था बिकॉज वो टाइमलाइन कैच करना बहुत मुश्किल होता है, मेरे पास इतना काम रहता है और मैं चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ ढंग से करूँ, तो इसलिए ही मैंने वो डिसकंटिन्यू किया था। तो वो वीकली पे पॉसिबल नहीं होगा, पर जब भी हम कोई मेजर चेंज आएगा हम डेफिनेटली आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो व्यूअर्स, रिकैप से जुड़ने के लिए नमस्कार। अगले हफ्ते फिर ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जो भी वो है इम्पोर्टेंट इश्यूज उनको हम लोग हैंड पिक करेंगे और आपके साथ वापस जुड़ेंगे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।